नमस्कार साथियों। हमारी बायोडायवर्सिटी के ऊपर जो क्लास चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कल आपने देखा है बायोडायवर्सिटी के बारे में हमने एक पूरा आपको शब्दशः जानकारी जो दी थी और उसके कई स्टेज जो थे हमने उसके बारे में बात की थी। उसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, देन हम आगे जो है उस पर बात करेंगे। बायोडायवर्सिटी जिसे हम जैव विविधता कहते हैं, इसका सर्वप्रथम शब्द जो दिया था वो WG रोजन महोदय ने दिया था। और अगर हम बात करें संकल्पना सबसे पहले किसने दिया था, है ना, तो जो है संकल्पना सर्वप्रथम जो है दिया है E.O. विल्सन महोदय ने। कब दिया था? इन्होंने 1985 में दिया और इन्होंने 1986 में दिया। और संकल्पना कहाँ पे दिया था? अमेरिकन फोरम में प्रतिवेदन के द्वारा, है ना, प्रतिवेदन के द्वारा इन्होंने जैव विविधता की संकल्पना दी थी, है ना, सर्वप्रथम। वहीं आप देखेंगे ईओ जो विल्सन महोदय है, इन्होंने क्या किया था? ईओ विल्सन महोदय ने आपके राष्ट्रीय संसाधन परिषद में जैविक विविधता को जैव विविधता करने की सलाह भी दी थी, जिसे मान लिया गया। पहले जैविक विविधता जो नाम आ रहा है आपका, जैविक विविधता, ध्यान दीजिए कि जैविक विविधता जो वर्ड है आपका 1968 में आया था, 1968 में। और इसको देने वाले कौन थे? आपके रेमंड महोदय, रेमंड एफ करके हैं, क्या नाम है इनका? दशमान, रेमंड एफ दशमान महोदय ने जैव विविधता सबसे पहले ये वर्ड दिया था, जिसे जैव राष्ट्रीय संसाधन परिषद में ईओ विल्सन ने इसे चेंज करके क्या सलाह दिया कि इसे आप जैव विविधता के नाम से कर दें। इसे कर दिया गया। अब हम और आगे देखते हैं, जैव और विविधता, ये दो वर्डों से मिलकर बना है आपका जैव विविधता। जैव और विविधता, विविधता मतलब है कई प्रकार की वैरायटियां, और जैव मतलब है आपका जीवन, है ना। तो जीवन में जब आपके पास कई प्रकार के विविधता होती है, उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। ये कहाँ हो सकता है? किसी पर्टिकुलर स्थान पे हो सकता है। हालांकि आपकी पूरी पृथ्वी जो है एक जैव विविधता का केंद्र ही है। और अगर आप इसको ऐसे मायने समझें कि कोई एलियन यदि आपकी पृथ्वी पे आ जाता है तो उसके लिए सब चीज क्या है? समृद्ध पूर्वक है। कितनी ही प्रजातियां हैं, चाहे वृक्ष की हो चाहे जंतु की हो, है ना। और इसकी जो परिभाषा भी आपने देखी होगी कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली या पालतू जंतु या वनस्पति आप कह सकते हैं, है ना, की प्रजातियां एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। इस बात को आप ध्यान करिए। और इसके बाद हम एक और चीज को जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जैव विविधता की परिभाषा किस सम्मेलन में दी गई थी। तो जैव विविधता की परिभाषा आपकी कब दी गई थी? तो जैव विविधता की परिभाषा 1992, है ना। कहाँ पर है? 1992 में ब्राजील के शहर
रियो डी जेनेरियो, ये जो ब्राजील का शहर है, यहाँ पर आपका क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है। और यहाँ पर आपको क्या दी जाती है, बायोडायवर्सिटी की, बायोडायवर्सिटी की परिभाषा दी जाती है। सर्वप्रथम यहाँ पर बायोडायवर्सिटी की परिभाषा पूरे वर्ल्ड में दी जाती है। और साथ में क्या है, यहाँ पर इतने देश उपस्थित थे, उनमें से 171 देशों ने 171 देशों ने क्या किया था, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर किए जैव विविधता के लिए। ठीक है ना, 171 देशों ने हस्ताक्षर किए थे जैव विविधता के लिए। इस बात को आप हो सकता है आपसे प्री में पूछ ली जाए, या हो सकता है आपको मेंस में ये पूछ लिया जाए कि 1992 में कौन सा ऐसा सम्मेलन हुआ था जिसके द्वारा आपका, या सीधे पूछ लेगा कि जैव विविधता की परिभाषा आपको किस सम्मेलन में प्राप्त हुई थी। तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि जैव विविधता की परिभाषा हमें कहाँ प्राप्त हुई थी, रियो डी जेनेरियो 1992 पृथ्वी सम्मेलन में हमें प्राप्त हुई थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इनके जो आपके स्टेज हैं वो 3 प्रकार के हैं। बायोडायवर्सिटी के जो आपके स्टेज हैं वो 3 प्रकार के हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। तो 3 स्टेज, इसको आप लोग ऐसे डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा आनुवांशिक विविधता, दूसरा आपका हो जाएगा प्रजाति विविधता, और तीसरा वहां पर आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी विविधता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 स्टेज की, 1, 2 और ये 3 विविधता आपको देखने को मिल रही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ रहा है आनुवांशिक विविधता के लिए। किसी भी लक्षण में उपस्थित किसी भी लक्षण में उपस्थित विविधता का वह भाग, ध्यान दीजिएगा, किसी भी लक्षण में उपस्थित विविधता का वह भाग सॉरी, जो कि आनुवांशिक कारणों से, जो कि आनुवांशिक कारकों से उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी लक्षण में उपस्थित विविधता का वह भाग, विविधता का वह भाग है ना, जो कि आनुवांशिक कारकों से उत्पन्न होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता कहते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि एक जो वर्तमान के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप अपने पिता से, इस प्रकार से आप देखेंगे आनुवांशिक जो है जीन के थ्रू है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में लक्षण जो है आपके ट्रांसफर होते हैं। वो चीजें आपको दूसरे परिवार सदस्यों में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से आपका आनुवांशिक विविधता आपको देखने को मिलती है। और इसमें भी आपको वो चीजें क्या होती है, समय के साथ मॉडिफाइड होती रहती हैं, जो अन्य लोगों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो आनुवांशिक चीजें ही होती हैं। अच्छा, आनुवांशिक विविधता होने के पीछे कारण क्या है, वो 3 तरह से हो सकता है ना। आनुवांशिक विविधता 3 प्रकार से हो सकती है। पहला आपका हो सकता है
क्रोमोसोम के द्वारा, दूसरा हो सकता है केंद्र की जीन द्वारा, और तीसरा हो सकता है आपका प्लाज्मा मतलब द्रव्य जीनों द्वारा, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा जीन। तो इनके द्वारा ही अनुवांशिक विविधता आपको देखने को मिलती है। क्रोमोसोम, फिर आपका हो जाता है केंद्र की जीन या द्रव्य जीन। द्रव्य जीन को हम प्लाज्मा जीन भी कहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता में हमने आपसे बात की थी कि किसी एक, मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य की कई वेराइटियाँ, जैसे आप मान लीजिए कि कोई मैंगो है, मैंगो में हमने आपको कल बताया था कि मैंगो की कई प्रजातियाँ, सुंदरजा, मालदा, तोतापरी और कई सारी प्रजातियाँ जो आपकी मार्केट में आ रही हैं, वो सब चीज़ें क्या आती हैं, आपकी एक ही चीज़ की कई प्रजातियाँ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। ये इस प्रकार से आपका हो जाता है प्रजाति विविधता। तीसरा आपका होता है पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी विविधता जो होती है आपकी, वो क्या होती है, प्रत्येक पारिस्थितिकी प्रणाली में क्या होता है, आपको ऊर्जा प्रवाह और जल चक्र एक अनोखे क्रम में मिलता है ना। प्रत्येक पारिस्थितिकी प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह एवं जल चक्र की पृथक पृथक पद्धतियां पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र आपका कहना चाहिए कि हिमाच्छादित क्षेत्र में होगा वो अलग होगा, वहाँ का ऊर्जा प्रवाह जल चक्र पृथक होगा, और जो आपका उपोष्ण में है वो उस स्थान का जो है आपका अलग होगा पारिस्थितिक विविधता। और उसी प्रकार आप देखें जो आपका भूमध्य सागर के आसपास है या भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र आते हैं, उनकी जल प्रवाह है, ऊर्जा प्रवाह, जल चक्र होंगे वो पृथक आपको पाए जाएंगे, कोई किसी में समानता आपको नहीं मिलेगी। यही आपकी पारिस्थितिकी विविधता कहलाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मानचित्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमारा हो जाता है जो हमने आपको कल क्लास ली थी। अब हम बात कर लेते हैं कि मानचित्रीकरण के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक है। जैव विविधता का मानचित्रीकरण, या आप कह सकते हैं मैपिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी सिटी। तो यहाँ पर हम मानचित्रीकरण या मैपिंग के बारे में जानते हैं, है ना। जैव विविधता के मानचित्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रथम प्रयास जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में मानचित्रीकरण का प्रथम प्रयास ब्रिटेन के वैज्ञानिक है ना। तो ब्रिटेन के वैज्ञानिक पॉल विलियम्स सर्वप्रथम कह देते हैं अपन, सर्वप्रथम पॉल विलियम्स। दूसरा आपका क्या है, हम्फ्रीज, मतलब क्रिस हम्फ्रीज वैज्ञानिक हैं, क्रिस हम्फ्रीज। और लास्ट में आपका है डिक वेन राइट। तो ये तीन वैज्ञानिक हैं जो ब्रिटेन के थे। जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में मानचित्रीकरण का प्रथम प्रयास ब्रिटेन वैज्ञानिक
जिनका नाम है आपका पॉल विलियम्स, क्रिस हम्फ्रीज और डिक वैन राइट ने सर्वप्रथम किया था, है ना। इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड मैप नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया था। क्या बनाया था, सॉफ्टवेयर बनाया था। वर्ल्ड मैप नाम का सॉफ्टवेयर बनाया था इन तीनों वैज्ञानिक ने, जिसके द्वारा आपका मानचित्रीकरण संभव हो पाया। मानचित्रीकरण का संभव होने के बाद आप देखेंगे कि किसी भी प्रजाति की पारिवारिक इतिहास के बारे में जानकारी भी आपको मानचित्रीकरण के द्वारा मिल जाया करती थी। तो यहाँ पर दो बातें आपके सामने आ रही होंगी कि पहला क्या है, किसी क्षेत्र विशेष का मानचित्रीकरण सरल हो गया। किसी क्षेत्र विशेष का मानचित्रीकरण संभव हो पाया। साथ में प्रजातियों के पारिवारिक इतिहास की जानकारी भी संभव हो पाई। इन दोनों को निकाला जा सका किसके द्वारा, मानचित्रीकरण के द्वारा। और इसमें किसका योगदान था, पॉल विलियम्स, क्रिस हम्फ्रीज और डिक वैन राइट महोदय का। ये तीनों वैज्ञानिक ब्रिटेन के थे। इन्होंने वर्ल्ड मैप नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया या डिजाइन किया था, जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष का मानचित्रीकरण या मैपिंग संभव हो पाया। और वहीं आप देखेंगे प्रजातियों के पारिवारिक इतिहास की जानकारी भी अब लेना संभव हो पाया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आपका मैपिंग है वो कितने प्रकार की है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैपिंग है ये 4 प्रकार की पाई जाती है। इसके बारे में भी अपन देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं मैपिंग की, तो पहला आपका आ जाता है बिंदु विविधता। इसको राइट डाउन करते चलिए, सॉरी, बिंदु विविधता। दूसरा आपका हो जाएगा अल्फा विविधता, ये 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा बीटा विविधता और लास्ट हमारा है गामा विविधता। ये 4 प्रकार की मैपिंग इससे संभव हो पाती है। अगर हम दोस्तों बात करें कि किसी स्थान विशेष के एक ही केंद्र की बात करनी हो, ठीक है, किसी स्थान विशेष के एक ही केंद्र की प्रजातियों की समृद्धता की अगर बात करें तो वहां पर आपका हो जाता है बिंदु विविधता, है ना। इसको आप और सरल भाषा में कह सकते हैं कि मान लीजिए आपका कोई यहाँ पर रूम है जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, तो पूरे रूम को छोड़ के आप किसी कोने को पकड़ लेते हैं, है ना। किसी क्षेत्र विशेष में भी आप एक कोने को पकड़ लेते हैं, तो वहां पर मान लीजिए कोई कुत्ता है या फिर आप भी बैठे हुए हैं या कोई और चीजें हैं, वो सब चीजें आपकी आ जाती है बिंदु विविधता, मतलब किसी एक खास दायरे में, केंद्र में, वहां पर आप समझ रहे हैं ना। इसके बाद अगर हम बात करें अल्फा विविधता की, तो ये अल्फा बीटा गामा रेस नहीं है, ये आपको मैपिंग है, मैपिंग की विधियां हैं। अल्फा विविधता में क्या होता है किसी क्षेत्र विशेष, ये तो स्थान था आपका, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या को हम अल्फा विविधता कहते हैं, है ना। किसी
क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या, टोटल कुल संख्या ही अल्फा विविधता कहलाती है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, मैंने बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। अब हम बात कर लेते हैं बीटा विविधता की। मान लीजिए इसकी मानना ही क्या है, मैंने ये इसकी जो परिभाषा वो इस प्रकार से है, किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की संरचनात्मक जो विविधता पाई जाती है उसे हम बीटा विविधता कहते हैं। पाई जाने वाली प्रजातियों की संरचनात्मक, ध्यान दीजिएगा, संरचना मतलब स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक विविधता को हम इसके द्वारा डिनोट करते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को हम बीटा विविधता के तहत देखते हैं। यहाँ पर किसी एक क्षेत्र में यदि कोई अगर परिवहन का हम बात करें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसके बारे में एक्यूरेट जानकारी आपको मिल जाती है। चलिए, मतलब कौन से नए सदस्य, कौन से नई प्रजातियां उस क्षेत्र में आ गई हैं, कौन सी वहां से प्रस्थान कर गई हैं, बाहर चली गई हैं, तो इन दोनों के बारे में आपको जानकारी बीटा विविधता में मिल जाती है और उनका अध्ययन भी आप आसानी से कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर गामा विविधता की, ध्यान दीजिएगा, गामा विविधता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो पाई जाने वाली वहां पर समस्त प्रजातियां के मध्य अंतः संबंध अगर माना जाए तो वहां पर आपका हो जाता है गामा विविधता, है ना। माने समस्त प्रजातियों के मध्य, है ना, क्या है, समस्त प्रजातियों के मध्य आपका क्या है, अंतर संबंध जो स्थापना होती है उसे ही हम कहते हैं गामा विविधता। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगला पॉइंट, और बहुत कुछ गामा जो विविधता है वो आपके भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। ये आपका इसमें सेकंड पॉइंट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं पर डिस्टर्ब। तो यहां तक हमने देख लिया है, और मैपिंग से भी आपका प्री में और मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए आपका 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी आप कर पाएंगे। चलिए, एक तो ये आप बात जानिए कि बायोडायवर्सिटी के बारे में कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाएगी तो उसमें आपको कई चीज़ों को लेके आपसे पूछा जाएगा। सीधा ये नहीं पूछा जाएगा कि जैव विविधता होती क्या है। इसके बारे में आपसे स्टेजेस पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है, इसके बारे में आपसे मैपीकरण पूछा जा सकता है, भारत में ये कितने प्रकार की है ये पूछा जा सकता है। मैंने एक वैरायटी है, इनकी भी प्रजातियां हैं, मतलब कुल मिला के देखा जाए कि वो क्वेश्चन वहां से वो अराइज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है कि जैव विविधता की सेवाएं। जैव विविधता की सेवाएं, या आप इसको ये कह सकते हैं सर्विसेज ऑफ बायोडायवर्सिटी, है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाई जाती है। सर्विसेज जो है आपकी वो 3 प्रकार से पाई जाती हैं। इसमें से पहला आपका हो जाएगा उत्पादक सेवाएं, है ना, दूसरा आपका हो जाएगा नियामक सेवाएं, और तीसरा वहीं पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाएं। सामाजिक और सांस्कृतिक का आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पर
पारिस्थितिकी एवं नियामक सेवाएं। नियामक से यहाँ तात्पर्य है कंट्रोलिंग या नियंत्रण से। और थर्ड आपका हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाएं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाएं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि उत्पादक सेवाएं और पारिस्थितिकी एवं नियामक सेवाएं और सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाएं, ये आपको बायोडायवर्सिटी प्रोवाइड करवाता है ना। अब हम अगर इसमें देखें कि कुछ लिखवाना हो, मान लीजिए आपके में ये 7 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको अगर लिखना पड़ जाता है तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि प्रजातियों तथा परिवर्तनों के कारण जैव विविधता को, प्रजातियों तथा परिवर्तनों के कारण जैव विविधता, है ना, प्रजातियों और आपका प्रजातियों तथा, सॉरी यहाँ पे आप एक काम कर लीजिएगा, पारितंत्र लिख लीजिएगा। पारितंत्रों के कारण, है ना, प्रजातियों तथा पारितंत्रों के कारण जैव विविधता, है ना, जैव विविधता से मनुष्य को अनेक प्रकार से सेवाएं प्राप्त होती हैं। प्रजातियों तथा पारितंत्र के कारण जैव विविधता से मनुष्य को बहुत सी सेवाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें से 3 आपकी ये हैं: उत्पादक सेवाएं, पारिस्थितिकी एवं नियामक सेवाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाएं। अब हम बात कर लेते हैं उत्पादक सेवाओं की, है ना। तो अगर हम बात करें कि उत्पादक सेवाओं में क्या क्या आता है, तो पारितंत्र में मौजूद जैव विविधता मनुष्य को कई प्रकार की उत्पादक सेवाएं प्रदान करती है। ये आप इसको राइट डाउन कर लीजिए पहले तो। पारितंत्र में मौजूद जैव विविधता, पारितंत्र में मौजूद जैव विविधता, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जैव विविधता मनुष्य को कई प्रकार से लाभ प्रदान करती है। मनुष्य को बहुत से लाभ प्रदान करती है। चलिए, अभी कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त करवा रही है? आप देखेंगे स्वच्छ जल हो गया आपका, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ये तो आप लिख चुके होंगे। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, आपका हो गया स्वच्छ जल, ये आपको कहां से मिलेंगे? उत्पादक सेवाओं से मिल जाएंगी। इसके अलावा हम बात करें भोजन आपका हो गया चारा, मतलब ग्रास। इसके अलावा औषधियां, चिकित्सीय पौधे। इनके अलावा कौन से उत्पादक में आ जाएंगे? आपकी लकड़ियां जो आपको वनों से प्राप्त होती हैं। इनके अलावा जड़ी बूटी, एवं औषधियां, ध्यान दीजिएगा, औषधियों की बात कर रहे हैं। और जैसे आप मान लीजिए कि आपका और क्या हो सकता है, तो भविष्य के संसाधनों के स्रोत भी आप कह सकते हैं इन्हें। भविष्य के संसाधनों के स्रोत इन्हें कहा जा सकता है। और लकड़ियों का उत्पादन, ये भी आपका इसमें से आ गया, है ना। कुल मिला के आप देखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख देंगे सेवाएं,
कौन सी है? उत्पादक सेवाएं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वच्छ भोजन, चारा, स्वच्छ जल हो गया, चिकित्सीय पौधे हो गया, लकड़ियों का उत्पादन हो जाता है, यहाँ पर जड़ी बूटी औषधियां हो जाती हैं, भविष्य के संसाधनों के स्रोत आपको यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी एवं नियामक सेवाएं। यहाँ पर जो आपका कुल मिला के अगर हम दायित्व समझें कि यहाँ पर उन चीजों को जो कहना चाहिए परिस्थिति के खिलाफ हो रही हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ हो रही है, उनको नियंत्रण करने का काम किया जाता है। जैसे आपको मान लीजिए कि जल संरक्षण करना है ना, और मृदा अपरदन को रोकना है, मृदा क्षरण को रोकना है, मृदा बहाव को रोकना है। ऐसे आप पॉइंट बना सकते हैं, कई सारे पॉइंट इसमें बन जाएंगे। इसके अलावा आप मान लीजिए कि प्रदूषण को नियंत्रण करना क्योंकि ये नियामक है, यहाँ बात हो रही है नियामक की, तो नियामक में आपका ये सब चीजें आ जाएंगी। जब हम नियामक की बात करते हैं तो नियामक मतलब होता है नियंत्रण, मतलब कंट्रोल, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर जल संरक्षण हो गया, मृदा बहाव संरक्षण हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रदूषण को नियंत्रण करना, चाहे आपका वायु हो, जल हो, समस्त प्रकार के प्रदूषणों को नियंत्रण करना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, जलवायु परिवर्तन को क्या करना? जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, है ना, नियंत्रित करना, जल का संरक्षण करना, जल स्रोतों का संरक्षण करना, और आपका कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को, है ना, बचाए रखना, ये भी आपका इसमें हो सकता है। और तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर इतना सफिशिएंट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाओं की। ये आपने नोट कर लिया होगा। जब हम इनकी सेवाओं की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्य या अध्ययन कार्य। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, है ना, प्रशिक्षण या अध्ययन कार्य, अध्ययन कार्य होता है इसमें। इसके अलावा आप देख सकते हैं पर्यटन, मनोरंजन एवं पर्यटन वाला कार्य आ जाएगा। मनोरंजन एवं पर्यटन, ये आपका सेकंड हो गया। ये आप मान लीजिए ए है, ये बी है, एक पॉइंट इसमें आप और डाल सकते हैं, है ना। आध्यात्मिक कार्य भी इसमें आप कर सकते हैं, आध्यात्मिक कार्य। इन तीनों को आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है प्री में पूछ ले। 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाए, 3 तो यही हो गए, चौथा का जो नहीं होगा उसको आपको गलत करना होगा। तो इस प्रकार से सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाएं भी आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। तो उत्पादक सेवाओं में हमने क्या क्या देखा, जैव विविधता की सेवाएं हमारे किस प्रकार से होती हैं, उत्पादक सेवाएं हो गई हैं। दूसरा आपका पारिस्थितिकी एवं नियामक सेवाएं हो जाती है। तीसरा आपका हो जाता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाएं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और आगे बढ़ते हैं। हालांकि लेक्चर बड़ा हो रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप थोड़ा बैठ लेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। साथियों, अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ कहाँ पर भारत में कितने प्रकार की जैव विविधता प्राप्त होती है, भारत में जैव विविधता, है ना। तो भारत में जैव विविधता 4 वर्गों में देखी जा सकती है, 4 वर्गों में आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको किसी भी संस्थान द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, है ना। पहला आपका हो गया मलायन, दूसरा आपका हो गया इथियोपिया,
ध्यान दीजिएगा, इथियोपिया लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है। फिर आपका हो जाएगा यूरोपियन, और लास्ट जो आपका बचा है वो आपका हो जाएगा भारतीय। इस प्रकार से आप इनको याद कर लीजिए। तो 4 वर्ग इसके आपको मिलते हैं, 4 वर्ग किसके? आपको भारत में जैव विविधता के, भारत में जैव विविधता। इसको आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे और यहां पर आप इसको ऐसा डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मलायन में आपका क्या होता है, तो यहां पर आप देखेंगे आपका पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी हिमालय और इसके सागरी तट, है ना, ये आपके आ जाते हैं मलायन विविधता के अंतर्गत, मलायन जैव विविधता के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। अच्छा, इथोपियन विविधता में आप क्या देखेंगे? एनीवन गेस कोई कर सकता है? इथोपियन में हम किसके बारे में बात करेंगे? और भारतीय जो विविधता है इसके बारे में बताइए, और यूरोपियन विविधता के बारे में भी हमें आप बताइए। इनमें हम किसको किसको देखें? सबसे सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं, जो चौथा पॉइंट है हमारा, 1, 2, 3 और ये आपका 4। तो ये आपका कौन सा आ जाएगा? भारतीय विविधता। पूर्वी हिमालय की बात हम कर चुके हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि इसके अलावा हम भारतीय विविधता की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे, चलिए सीक्वेंस सही कर लेते हैं। इथियोपिया विविधता, इथियोपिया विविधता में आप देखेंगे राजस्थान वाला जो आपका पार्ट है, मरुस्थलीय राजस्थानी भाग, यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है? तो यहाँ पर आपको मरुस्थल देखने को मिल जाता है, तो वहाँ की विविधता अलग है। और यूरोपियन विविधता की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हिमालयी क्षेत्र आ जाता है, समस्त हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी उच्च क्षेत्र भी आप कह सकते हैं इसको, जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, यहाँ पर आपको हमेशा क्या मिलेगी? बर्फ मिलेगी, है ना, बड़ी बड़ी घाटियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यूरोपीय विविधता देखने को मिलती है। और चौथा और हमारा लास्ट है भारतीय विविधता। यहाँ पर हमको प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब आपको एक एक एग्जाम्पल समझा देने हैं, और आपका इस प्रकार से भारत में जैव विविधता के जो 4 आपके वर्ग हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वैश्विक लेवल पर जैव विविधता को कितने पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप ये जान लीजिए कि सीधा पूछा जा सकता है कि कितने वर्गों में है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसमें कौन कौन से आते हैं? आपका पूर्वी हिमालय आता है, मतलब पूर्वी क्षेत्र का सागरी तट भी आ जाता है इसमें आपका। इसके अलावा आप देखेंगे इथियोपिया वाले में राजस्थानी वाला पार्ट आ जाता है, यूरोपियन वाले में है आपका उच्च हिमालय जहाँ पर बर्फ वगैरह रहती है वो आपका क्षेत्र आ जाता है। और भारतीय विविधता आपको इसमें आपको प्रायद्वीपीय पठार वाली विविधता आपको देखने को मिल जाती है भारत में। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। जरूर अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। ये क्लासेस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपकी जैव विविधता, जैव विविधता इनको आप 4 प्रकार से समझ सकते हैं, 4 प्रकार, है ना। तो पहला आपका हो जाता है अत्यधिक वाला, अत्यधिक जैव विविधता वाला पार्ट, जैव विविधता वाला पार्ट हो जाता है ना। ये आपका हो गया पहला। दूसरा आपका हो जाता है अधिक, अब अत्यधिक की बात नहीं हो रही, अधिक जैव विविधता। वहीं आप देखेंगे तीसरा जो हमारा है, यहां पर किसके बारे में बात होगी
कि आप समझिए कमतर, या चौथा आपका हो जाएगा निम्नतर। तीसरा हमें ध्यान नहीं आ रहा, एक बार मैं देख लेता हूँ, गलत लिखवाने से अच्छा है कि एक बार मैं देख लूँ। हाँ साथियों सही है, ये आपका हो जाएगा, जो मैं बता रहा था वही सही है। कम जैव विविधता वाला क्षेत्र है ना। और चौथा आपका हो जाएगा निम्नतर जैव विविधता वाला क्षेत्र। इन सब चीजों को आप तो जैव विविधता के क्षेत्रों को 4 प्रकार में बांटा गया है। एक बार फिर आप देख लीजिए, अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, और कम जैव विविधता वाला क्षेत्र, और निम्नतर जैव विविधता वाला क्षेत्र। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र। दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रवाल भित्तियों वाला क्षेत्र है ना। भारत में आप समझिए 2375 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है आपका, इसमें आपकी प्रवाल भित्तियां आपको देखने को मिल जाती हैं है ना। और प्रवाल भित्तियां यहाँ आपको कहाँ मिलती हैं, आप जानते हैं, जहाँ पे आपका श्रीलंका और आपका भारत का जो बीच का जो क्षेत्र है, वहां पर आपको ये सब चीजें देखने को, प्रवाल भित्तियां देखने को मिल जाती है। और हमारा लक्षद्वीप एक मूंगा द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप अभी हाईलाइटेड है, वहां प्रधानमंत्री वहां पर गए हुए थे है ना। तो लक्षद्वीप हमारा कैसा है, एक मूंगा या प्राय क्या कहना चाहिए आपका, प्रवाल भित्ति वाला द्वीप है। चलिए, तो प्रवाल भित्ति आपकी भारत में 2375 किलोमीटर दिख जाती है। अगर हम बात करें कि वैश्विक लेवल पर 845 प्रकार के प्रवाल जो है पाए जाते हैं, वैश्विक लेवल पर 845 प्रवाल पाए जाते हैं, जिसमें से आपके 141 जो है जिनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। जो आपके बाकी बचे हुए हैं लगभग 703 या 704 है, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त है। उसमें से 32.8% जो आपके प्रवाल भित्तियां प्रवाल या मूंगा हैं, वो अब क्या है, आपके संकट वाले स्थान, कहना चाहिए कि संकट जोन से गुजर रहे हैं। वो मतलब लगभग समाप्त होने की कगार पर है या समाप्त हो चुके हैं। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब आपका हो गया आर्द्र भूमि, वेटलैंड, आर्द्र भूमि। अच्छा, आर्द्र भूमि क्या होती है, ये 2 प्रकार की होती है, एक आपका सागर वाला हो जाता है और आपका एक स्थल वाला हो जाता है। इन दोनों के बारे में अपन कल बात कर लेंगे। आर्द्र भूमि के बाद अगर हम बात करें अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आपका हो गया पश्चिमी यूरोप हो गया है ना, सार्गैसम सागर हो गया, ये कहाँ पर है आपका, उत्तरी अटलांटिक में पड़ता है। लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जहाँ पर आपको समुद्र में घास देखने को मिलती है। वो कहाँ पर है, उत्तरी आपका कहना चाहिए अटलांटिक में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पूर्वी हिंद महासागर है ना, इनके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आपको कहना चाहिए अमेरिका में कुछ पार्ट ऐसा है, कुछ आपका ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ आपका भारत में देखने को मिल जाता है। जैसे आप देखेंगे सुंदरवन हो गया है ना, और वहाँ पे जो आपके मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं है ना, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी वेटलैंड में। और अगर हम अब और आगे चलते हैं, बात करते हैं कि कम जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है ना, तो जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आपका हो जाता है मरुस्थल, जहाँ पे आपका हो जाता है आपका शीत वाला प्रदेश है, वहाँ पर आपको प्रजातियां कम देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर जैव विविधता भी कम हो जाती है। जब प्रजाति ही नहीं है तो जैव विविधता कैसे होगी, है ना। तो वहाँ पर कौन सा क्षेत्र आ जाता है आपका, मरुस्थल, और दूसरा आपका हो जाता है
हिम वाला क्षेत्र या शीत शीत प्रदेश, इन दोनों को आप ध्यान दीजिएगा। चौथा आपका हो जाता है निम्नतर जैव विविधता वाला क्षेत्र। अब आप ग्लोब में ऊपर चले जाइए, नीचे चले जाइए, वहां पर केवल बर्फ है और वहां भी यदि कोई जाता भी है तो अल्प, मतलब बिल्कुल कहना चाहिए शॉर्ट टाइम के लिए ही रह सकता है, बहुत दिनों तक वो रह नहीं सकता क्योंकि वो मर जाएगा, और जो ऐसा करते हैं वो मर ही जाते हैं। तो वो आपका पीक कंडीशन है, अत्यधिक ठंडी वाला प्रदेश है, तो वहां पर कोई रहना प्रजातियों को संभव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आप देखेंगे निम्नतर जैव विविधता वाला क्षेत्र ये कहलाता है, जो आपका बिल्कुल कहना चाहिए आर्कटिक हो गया, है ना। और ग्लोब में आप देख सकते हैं ऊपर का नीचे का दोनों जो क्षेत्र है वहां पर आपको ह्यूमन हो या आपके जंतु हो, वनस्पति हो, इनका कोई भी आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। यदि मिलता है तो वो एक शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है। इस प्रकार से आज हमारी क्लास ये समाप्त होती है। कल हम इसी जो हम आपको समझाए हैं जैव विविधता के जो क्षेत्र हैं 4 प्रकार के हैं जैव विविधता के क्षेत्र, है ना। इनको कल हम एक अच्छी तरीके से और थोड़ा बड़े मतलब लिखवाने के हिसाब से आपको करवाएंगे ताकि आपका नोट्स बन जाए। आज केवल आप इनको इतना समझ लीजिए, कल हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। नमस्कार साथियों, हमारा क्लास अगर आपको अच्छी लग पा रही होगी तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट अगर आपको कोई दिक्कत इसमें समझने में आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अलावा आप क्या कर सकते हैं, हमें जीमेल कर सकते हैं। हमारे टॉपर आवर सिविल एकेडमी जो आपका .com है वहाँ पर आप इसे हमारे पास जो है आप कोई भी संदेश पहुंचा सकते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी तो हम इसका आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद साथियों, बाइंड अप कर दीजिए।